आर्थिक तंगी तो जो है कंस्ट्रक्शन के काम में होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है हमेशा अवेलेबल नहीं होता। कभी बारिश की वजह से रुक जाता है, तो कभी इक्विपमेंट नहीं होते, या कभी जो है बेलदार नहीं आते, काम नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक यूनिफॉर्म काम नहीं है। पर वो चीज़ जो है मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करी, और कभी भी मेरे को ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे को आगे किसी चीज़ की कमी पड़ेगी। बाकी मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था क्लास में, तो मेरे 9th क्लास से ही मेरी कहीं भी फीस नहीं जाती थी। सिर्फ मेरे स्पोर्ट्स के बेसिस पे मेरे सेंट जोसेफ जैसे प्राइवेट बड़े इंस्टीट्यूशन में भी मेरी सारी फीस माफ़ हो गई थी। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज मेरे साथ आपको एक बिल्कुल नया चेहरा दिखाई दे रहा है। यंग है, एनर्जेटिक है, गगनदीप भारती नाम है। मैं आज क्यों इनको मिलवा रहा हूं आपसे। लगातार आप खबरें देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से भी आप खबरें देखते होंगे कि कोई बच्चा यूपीएससी टॉप करता है या कोई कुछ भी मतलब कहीं टॉप करता है तो उसको दिन रात मीडिया दिखाती है। लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो इधर की तरफ शून्य दिखाई देता है। हमारे बच्चे टॉप करें, नाम कमाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में उनको नज़ारा दिखाया जाता है, कहीं नहीं दिखाया जाता है। ऐसी ही गगनदीप की कहानी है। यूपीएससी में 85वीं रैंक उनकी है पूरे देश में, अपने आप में अद्भुत है। कैसे किन संसाधनों के अभाव में वो यहाँ तक पहुँचे हैं, आज उनकी इस जर्नी के बारे में जानेंगे। गगनदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर। गगनदीप जरा जी, जरा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है, माता पिता क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी जो है कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जी, मिस्त्री हैं? हाँ जी, मतलब मिस्त्री ठेकेदार। जी जी और माताजी मेरी हाउसवाइफ हैं। जी। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर से करी है। 10th और 12th वहाँ से ही करी है। हाँ जी। और मेरी वहाँ पर भी 94-91% मार्क्स आते थे। 10th क्लास में 94 थे और 12th क्लास में 91। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। मेरा स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन था श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में। और वहीं से मैं एक इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ। मैं उस लेवल तक जो है अपनी प्रैक्टिस जो स्कूल टाइम से मैं करता आता था स्पोर्ट्स में, उसके थ्रू मैं वहाँ तक पहुँचा। पर उसके बाद मेरा स्पोर्ट्स करियर इतना अच्छे से चल नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि जो अब तक चीज़ें जो मैंने अभी तक सीखी हैं ज़िंदगी में, उसे एक अच्छी जगह पर मैं इन्वेस्ट करूँगा। और मेरे को अपने ऊपर भरोसा था कि मैं एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकता हूँ। तो तभी से मैंने अपना पढ़ना शुरू कर दिया था, और साथ साथ में अपने गेम भी स्टार्ट कर दिया था। कुछ दिनों के लिए अभी मैंने गेम अपना होल्ड पे रखा है, जब तक रिज़ल्ट सब फाइनल हो गया है, जब तक जॉइनिंग नहीं आती। अब मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 85 हासिल कर ली है, और अभी एक रिज़ल्ट और आना बाकी है। तो गगन, जैसा आपने बताया आपके पिताजी जो है कंस्ट्रक्शन के काम से ठेकेदारी का काम करते हैं, तो आर्थिक तंगी घर में रही होगी, लेकिन कैसे आप गोल क्लियर कर पाए? आर्थिक तंगी तो जो है कंस्ट्रक्शन के काम में होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है हमेशा अवेलेबल नहीं होता। कभी बारिश की वजह से रुक जाता है, तो कभी इक्विपमेंट नहीं होते, या कभी जो है बेलदार नहीं आते, काम नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक यूनिफॉर्म काम नहीं है। पर वो चीज़ जो है मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करी, और कभी भी मेरे को ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे को आगे किसी चीज़ की कमी पड़ेगी। बाकी मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था क्लास में, तो मेरे 9th क्लास से ही मेरी कहीं भी फीस नहीं जाती थी। सिर्फ मेरे स्पोर्ट्स के बेसिस पे मेरे सेंट जोसेफ जैसे प्राइवेट बड़े इंस्टीट्यूशन में भी मेरी सारी फ़ीस माफ़ हो गई थी। और साथ में कॉलेज में भी मेरी कोई फ़ीस नहीं जाती थी। वहाँ पर भी मेडल के वो उल्टा जो है कैश प्राइज़ देते थे, पर फीस वगैरह नहीं गई। तो इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ नहीं उस चीज़ का जितना होना चाहिए। तो कभी ये सोचा नहीं कि राष्ट्रीय स्तर तक आप गेम्स में रहे हैं, गेम्स में रहे, उनकी वजह से आपको कोटा भी मिला, लेकिन वो जो एक ख्याति मिलनी चाहिए, अगर क्रिकेट का कोई छोटा सा बच्चा भी एक बॉल पे किसी को आउट कर दे तो वर्ल्ड लेवल की ख्याति उसको मिल जाती है, और आप राष्ट्रीय स्तर पर खेले हो लेकिन वो ख्याति दिखती नहीं है। ऐसा है कि एथलेटिक्स एक इंडिविजुअल गेम है। अब इंडिविजुअल गेम में क्या होता है कि अब क्या नाम है, नेशनल पर तुम्हारे 3 ही बंदे टॉप करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी जो बंदे पीछे होंगे वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कि उन्हें कोई लाइमलाइट मिले, या फिर किसी चीज़ का ऐसा पोजीशन पर प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा वायरल हो। तो मैं इंटरनेशनल खेला था, पर 8th आया था उसमें, उस कैटेगरी में।
अब उस लेवल तक पहुंचने के बाद जब इंटरनेशनल में तुम पहुंच जाते हो तो उस टाइम पर लाइमलाइट बहुत मिली थी, न्यूज़पेपर वगैरह में भी नाम वगैरह आए थे मेरे बहुत सारे, लगभग 1 महीने तक लगातार कंटिन्यू इंटरव्यूज़ भी चले थे मीडिया के, जैसे कि प्रेजेंटली चल रहे हैं। तो उस टाइम पर भी इतना था कि मेरे को प्रैक्टिस मैनेज करनी भी बहुत मुश्किल पड़ जाती थी। तो इंटरव्यूज़ वगैरह तब हुए थे मेरे, बट जो है इवेंचुअली वो चीज़ लूज़ हो गई, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जब तक परफॉर्मेंस आती रहती है तुम्हारी तब तक तुम जो है बने रहते हो, पर जब जैसे ही परफॉर्मेंस डाउन जाती है तो तुम्हारी जो लाइमलाइट है वो भी कम हो जाती है। तो वर्तमान में जो खिलाड़ी हमारे देश के जंतर मंतर पर बैठ रहे 1 महीना पूरा, वो तो पूरे वर्ल्ड फेम थे, लेकिन उसके बावजूद इस देश के अंदर उनकी जो स्थिति हुई है वो पूरे विश्व ने देखी। उनके बारे में क्या कहेंगे? उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी थी कि वो लोग चाहते थे कि हम बिना ट्रायल दिए इंटरनेशनल खेलें, बट आप भी जानते हैं कि बिना ट्रायल दिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ और भी निखरते हुए खिलाड़ी आते हैं और वो निखरते खिलाड़ियों को चांस नहीं मिलेगा, और जो पहले से ही खिलाड़ी बन गए उन्हें चांस मिलता रहेगा, तो और बंदे नीचे से कैसे उठ के आएंगे। लेकिन विश्व का जो कुश्ती संघ है उसने भारत को बैन कर दिया है। उसने उन खिलाड़ियों की जो आरोप है उनको सिद्ध किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ है इन खिलाड़ियों के साथ में, जो मंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, तो उन्होंने क्यों उसको फिर भंग कर दिया उसको? मतलब जो विश्व कुश्ती संघ है उसने भारत को ही बैन कर दिया उनको, उनके आरोपों को सही मानते हुए। उनकी फेडरेशन को बैन इसलिए किया गया था क्योंकि उसके अंदर एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए, जो एक एक्ट बनाया गया था प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, और एक जो है एक एक्ट बनाया गया था प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन। तो उसके हिसाब से हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए जो कि सिर्फ वीमेंस के रिलेटेड काम करती है। बट वहाँ पर वो इंटरनल कमेटी तो थी, बट वो एक तरीके से काम ही नहीं कर रही थी, मतलब जिस लेवल पर उसे काम करना चाहिए। तो हाँ, निष्क्रिय पड़ी थी, और उसके मेंबर उस मेंबर नहीं, देखो अंदर के दबाव तो मेरे को नहीं बांधता, जो चीज़ प्रूव्ड है ऑलरेडी मैं उस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ। तो ये चीज़ जो प्रैक्टिकल है, थोड़ी सी जो एक्सेप्टेबल है, वो चीज़ मैंने मानी कि हाँ इस वजह से इसको बंद करा गया। और उसके बाद जो बंदे बैठे हुए थे धरने पे, उनको खेल मंत्री ने हमारे आश्वासन दिया कि आपके सारे स्टेप बाय स्टेप आपको जस्टिस मिलेगी, और जो आपको न्याय मिलना चाहिए, जो चीज़ कार्रवाई होनी चाहिए, वो सब सही तरीके से होगी। तो अभी क्या लगता है, आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है और आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फ्यूचर के क्या प्लान है? फ्यूचर के सर मेरे ये प्लान है कि मैं या तो यूपीएससी सीएपीएफ ज्वाइन करूं तो मेरे को एक कमांडो लाइन में जाना है, या मैं यूपीएससी सीडीएस ज्वाइन करूं तो मैं कमांडो लाइन में जाऊंगा, और अंदर से वापस से अपना स्पोर्ट्स शुरू करूंगा। तो मैं अपनी सर्विसेज को की तरफ से खेला करूँगा। अभी तक तो मैं दिल्ली स्टेट की तरफ से खेलता था, तो अब मैं सर्विसेज की तरफ से खेलना शुरू करूँगा। करिए, जिस वर्ग विशेष का आप प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें कहा जाता है कि बच्चों को जो है सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, या कहीं ना कहीं मतलब इतने आर्थिक संपन्न परिवार के लोग नहीं होते हैं, लेकिन आप अपने आप में एक उदाहरण है कि परिवार की इस स्थिति में था, लेकिन उसके बावजूद में आपने अपनी जो है पढ़ाई वो मजबूती से रखी है, और अपना पक्ष भी आप मीडिया में मजबूती से रख रहे हैं। तो क्या उन बच्चों को कहना चाहेंगे, उनको क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं मोटिवेट ये करना चाहूँगा कि जो बंदा अपने आप को चाहता है कि मैं इस पोजीशन पे इस समय तक और इतनी मेहनत से पहुँच जाऊँगा, तो उस वो रास्ता उसे कितना भी कठिन हो, उसे वो रास्ता ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए नॉर्मल है। क्योंकि मैं खुद में एक खिलाड़ी था, मैंने अपनी 3 साल की पढ़ाई को एक तरीके से साइड में ही रख दिया था कि मैं अपने बड़े लेवल की तैयारी करूँगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो लॉकडाउन में कैंसिल भी हो गई, तो मैं उस लेवल पर जिस लेवल पर जाना चाहता था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। पर अल्टीमेटली मेरे को करना कुछ बड़ा था कि मेरी जो चीज़ें हैं जो मैंने अब तक सीखी हैं, वो कहीं छोटे स्तर पर मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा उसको, और छोटे स्तर पर एडजस्ट भी करूँगा तो जो मैंने अभी तक मेहनत करी है वो उसकी इतनी रेस्पेक्ट नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेहनत जो मैंने अभी तक करी है वो फ्रूटफुल रहे और आगे जाए। तो जो भी बच्चे हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे या जो चाहते हैं वो लाइफ में बड़ा करें कुछ, तो मैं उनको बस ये चाहता हूँ कि वो ना तो इस चीज़ पे फोकस करें कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, ना इस फोकस पे करें कि कितनी नंबर ऑफ़ सिलेबस हैं। वो इस चीज़ पे फोकस करें कि एक सीट भी है तो वो मेरे लिए है और उस सीट पे मैं बैठूँगा, और उसके लिए मैं मेहनत इतनी करूँगा कि सामने वाला जो बंदा आ रहा है उसे मैं कम्पीट कर पाऊँ। जो इस तरीके की पॉजिटिव और कॉम्बेटिव मेंटेलिटी रहती है ना बंदे की, तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आपने कहा अभी अपने साक्षात्कार में कि मैं कमांडो बनना चाहता हूँ,
पिछले 2 या 3 साल पहले राष्ट्रपति के अंगरक्षक के लिए आवेदन निकाले गए थे। उसमें अखबार में स्पष्ट लिखा गया था कि इसमें सिख समाज के लोग एप्लीकेबल होंगे, जाट समाज के, गुर्जर समाज के लोग एप्लीकेबल होंगे, लेकिन एससी समाज के लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो क्या आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस स्थिति में? जब कभी आप कमांडो बनकर निकलेंगे तो कहाँ, किसके अंगरक्षक बनेंगे? सर ऐसा होता है कि हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेज है अभी तक जो चलती आई हैं उसमें कुछ रेजिमेंट्स हैं, जैसे सिख रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स हैं, जाट रेजिमेंट हैं, गोरखा राइफल्स हैं। तो इन सब की एक अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जैसे एक बंदा जिसे लॉ करना है तो उसके लिए लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो बंदा तुम्हें डॉक्टर बनना है उसे बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो हर एक रेजिमेंट वाइज उनकी हर एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एससी समाज को कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, पर जब जो रेजिमेंट जिस पोस्टिंग पे होती है तो उसमें उस रेजिमेंट के स्पेसिफिक बंदे जाते हैं। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है और अभी तक चलती आई है, और हो सकता है कि इसमें बदलाव आगे हो ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, और मैं चाहता भी हूँ कि ये बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, गगनदीप कह तो रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं इस देश की, क्योंकि जाति प्रधान देश है और इस जाति प्रधान देश के अंदर जो प्रधान जातियां हैं वो अपने संप्रभुत्व को लेकर सचेत हैं। कहीं ना कहीं जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की जो जातियां हैं वो अपने विचारों को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, अपने समाज को लेकर इतनी सचेत नहीं है जितनी कि स्वर्ण जातियों की जो व्यवस्थाएं हैं वो सचेत हैं। देखते हैं गगनदीप निकले हैं और मजबूती से निकले हैं, वो अपने पक्ष को कहाँ तक रख पाएंगे, जीवन में कहाँ तक सफल हो पाएंगे। वो जब हम कभी 2 या 3 साल बाद जब इनसे साक्षात्कार लेंगे तब पता चलेगा। हमारी शुभकामनाएं, समता आवाज़ TV की पूरी टीम की शुभकामनाएं गगनदीप के साथ हैं। वो आगे बढ़ें और जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हो सकता है कि गगनदीप के आगे बढ़ने से उस समाज के प्रतिनिधित्व को वहाँ पर भी जगह मिले। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। जी धन्यवाद।